क्या बोलते हैं? चलो एक दिन क्लास नहीं लिया तो मैं भूल गया लिखना। स्ट्रिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग में अगर स्ट्रिंग है तो वहीं पे फोर्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एक कंडीशन मतलब एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी आपकी? इनकम्प्रेसिबल। क्या होगी आपकी? इनकम्प्रेसिबल एंड इनएक्सटेंसिबल होगी। साथ में क्या होगी आपकी? इनएक्सटेंसिबल। अभी इनकम्प्रेसिबल मतलब मतलब ना छोटी होगी ना बड़ी होगी। इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेस होगी तो छोटी हो जाएगी ना, तो छोटी भी नहीं होगी और इनएक्सटेंसिबल मतलब बड़ी भी नहीं होगी, ठीक है। और तीसरा एक और रिजल्ट लेके चलते कि आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी आपकी? मासलेस होगी। कैसी होगी? मासलेस। उसका मास होगा लेकिन इतना कम होगा कि उसको हम क्या लेके चलेंगे? हम निग्लेक्ट करके चलेंगे। तब तो जाके ऐसे स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं? आइडियल स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे स्ट्रिंग को? आइडियल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे तो किसके लिए बात करेंगे? हम आइडियल स्ट्रिंग के लिए बात करेंगे, बराबर है। और एक मास वाली जो स्ट्रिंग होगी उसको हम अलग से पढ़ेंगे, उसको हम क्या करेंगे? अलग से। एक और एजम्पशन लेके चलते हैं एक्चुअली में यहाँ पे कि आपकी जो स्ट्रिंग होगी, बराबर है। अभी ऑब्वियसली स्ट्रिंग पुल्ली के ऊपर रहेंगे, वो देखिए हो गया कुएं से पानी निकाले हो गया? हाँ पक्का कि सबके घर में मोटर ही है ना? आजकल लोग बहुत आलसी हो गए, कुएं में भी मोटर लगाते हैं फिर ऊपर पानी जाता है। तो मैं तो पानी मतलब कुआं तो हमारा वो सार्वजनिक कुआं था, वहां से मैं पानी भरता था। तो वो देखा होगा आप लोगों ने, मतलब कुएं के ऊपर वो एक चक्का रहता है ना, उसको क्या बोलते? पुली बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पुली। और उसके ऊपर क्या डालते हैं? रस्सी डालते हैं और उसको छोड़ देते कुएं में, फिर उसको क्या करते हैं? हम खींचते हैं ना। तो वो जो स्ट्रिंग होती है वो उस चक्के के ऊपर क्या होती है? पुली के ऊपर क्या होती है? चलती है ना। तो वहां पे कॉन्टेक्ट होता है कि नहीं होता? किसके बीच में? पुली और चक्के के बीच में, मतलब सॉरी पुली और स्ट्रिंग के बीच में, पुली और स्ट्रिंग के बीच में तो कांटेक्ट रहेगा। तो ऑब्वियसली जो स्ट्रिंग है वो उस पुली के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। तो जब भी कोई चीज किसी दूसरे सरफेस के ऊपर चलती है तो वहां पे क्या होता है? फ्रिक्शन आता है कि नहीं आता? आता है ना। तो हम ये भी एजम्पशन लेके चलते कि वहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा आपका? मतलब आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी आपकी? फ्रिक्शनलेस होगी। हालांकि ये पुली की प्रॉपर्टी है, मतलब पुली और स्ट्रिंग के लिए बता रहा हूं मैं। जब भी पुली और स्ट्रिंग कांटेक्ट में होगा ना तो आपका क्या होगा? ये वाला फ्रिक्शनलेस होगी। क्या होगी आपकी? फ्रिक्शनलेस। तो फ्रिक्शन हम वहां पे एक्ट करेंगे, फ्रिक्शन वहां पे लगेगा क्या? नहीं लगेगा, बराबर है। मतलब स्ट्रिंग और पुली की जब भी बात होगी आगे जाके, ठीक है, आगे जाके जब मैं कंस्ट्रेंट मोशन आपको पढ़ाऊंगा तो कंस्ट्रेंट मोशन में स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग पुली सिस्टम। कौन सा? स्ट्रिंग पुली सिस्टम। तब हम यहाँ पे एजम्पशन लेके चलेंगे कि आपका जो फ्रिक्शन होगा वहां पे क्या होगा? आपका जीरो होगा, बराबर है। तो ये सब प्रॉपर्टीज फॉलो करता है अपना, मतलब ओबे करता है एक आइडियल स्ट्रिंग, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, अभी स्ट्रिंग जो बनी होगी वो किससे बनी होगी? मॉलिक्यूल से। एटम्स तो नहीं होगी ना, मॉलिक्यूल से। नॉर्मली तो मॉलिक्यूल से होगी, राइट? मॉलिक्यूल से बनी होगी, बराबर है। अभी जैसे भी मान के चले ये आपकी स्ट्रिंग है, उसने डायग्राम बहुत खतरनाक निकाले थे। तुमको समझ में आ रहा था कहा कौन सी चीज क्या लिखी है? ये सब जो चीजें मैंने बताई ना उसने सच में क्लास में बताई थी बट कब बताई थी वो नहीं पता हाँ हाँ चलो। मेरे को लगा वो अगर ढंग से ले लेता तो मैं छोड़ने वाला था, ये पार्ट हो जाता था तुम्हारा उधर ही, तो मेरे को डबल लेना पड़ा, ठीक है। तो जैसे भी मान के चले ये आपका स्ट्रिंग है और मान के चले यहाँ पे आपका क्या है? एक ब्लॉक है। यहाँ पे आपका क्या है? एक ब्लॉक है, बराबर है। तो स्ट्रिंग आपका, स्ट्रिंग का एक एंड अगर देखोगे तो ये वाला एक एंड है और स्ट्रिंग का दूसरा एंड ये वाला है, राइट? अरे है कि ना। तो एक एंड जो स्ट्रिंग का है वो किसके साथ कांटेक्ट में? ब्लॉक के साथ है। और एक एंड जो स्ट्रिंग का है वो किसके साथ कांटेक्ट में? सीलिंग के साथ कांटेक्ट में, राइट? तो ऐसे इसके दो एंड्स है और बाकी ये जो दो एंड है इसके बीच में आपका क्या है? पूरा का पूरा स्ट्रिंग आ रहा है, बराबर है। और ऑब्वियसली जो स्ट्रिंग है वो किससे बनी हुई है? बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनी हुई है। बहुत सारे मॉलिक्यूल से अगर ऑर्डर में अगर जोड़ोगे तो वहां पे क्या बन जाएगा? आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। क्या मैंने आपको ऑलरेडी एक मॉडल बता दिया है कि अगर दो एटम्स ले लो या फिर दो मॉलिक्यूल्स ले लो, वो अगर मीन सेपरेशन पे रहते हैं तो उनके बीच में नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन अगर उसको उन एटम्स को मीन सेपरेशन से थोड़ा दूर लेके जाते हैं
बराबर, उनके बीच में जो सेपरेशन है वो मीन सेपरेशन से अगर हम बढ़ा देते तो वहां पे कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। और अगर मीन सेपरेशन से उनको जरा सा पास लेके आते दबा के तो वहां पे कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सिव फोर्स लगता है। और ये हर मॉलिक्यूल्स के लिए और हर एटम के लिए होता है। किसके लिए होता है? हर मॉलिक्यूल और हर, बट वो जो फोर्सेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बराबर है। अगर आपका आयोनिक कंपाउंड होगा तो वहां पे कौन से फोर्सेस होंगे? आयोनिक फोर्सेस होंगे। अरे हाँ जी ना, अगर आपका नॉर्मल मतलब जैसे अगर मेटल्स हो गए तो वहां पे कौन से हो गए? मेटेलिक बॉन्ड्स हो गए। आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड्स आप लोगों ने पढ़ा है ना? अरे हाँ जी ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए, बराबर है। फिर वंडरवॉल फोर्सेस, बराबर है। तो वो जो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है वो चेंज होगी, बट हाँ जो अगर दो मॉलिक्यूल अगर मीन सेपरेशन पे तो उनके बीच में नेट फोर्स 0 होगा। अरे हाँ जी ना, बराबर। अगर मेन सेपरेशन को और दूर लेके जाते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, और मेन सेपरेशन अगर पास में लेके जाते तो रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। ये हर बार सिचुएशन वहां पे सेटिस्फाई होगी, ठीक है, बराबर है। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे अगर ये अगर स्ट्रिंग है आपकी, ये वाली आपकी क्या है? स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स कब लगेगा? तो एक्चुअली में आपका जो स्ट्रिंग फोर्स होता है ना, वो कौन सा फोर्स होता है? पुलिंग नेचर। कौन सी नेचर का होता है? पुलिंग। स्ट्रिंग हमेशा खींचने का काम करेगा, स्ट्रिंग हमेशा क्या करेगा? खींचने का काम करेगा। और स्ट्रिंग में ये फोर्स तभी डेवलप होता है जब आप इस स्ट्रिंग को क्या करोगे? खींचने की कोशिश करोगे। क्या करोगे? खींचने की कोशिश करोगे। जैसे अगर मैं यहां पे ब्लॉक नहीं लगाता, इसको सीधा छोड़ देता, ये आपकी सिलिंग है, ये आपका स्ट्रिंग है, इसको मैंने जैसे यहां पे छोड़ दिया सीधा, बराबर, तो टेंशन कहां पे डेवलप होगा? यहां पे डेवलप होगा कि यहां पे डेवलप होगा? तो फर्स्ट केस में डेवलप होगा, क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन तभी डेवलप होता है जब उसको आप क्या करते हो? खींचने की कोशिश करते हो। उसका कोई भी, ये या तो ए एंड पकड़ लो या फिर ये वाला एंड पकड़ लो, दो एंड में से किसी भी एंड को पकड़ के क्या कर लो? आप खींच दो। तो अगर आप खींचने की कोशिश करते हो उसको, तो वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा आपका? उस स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा? टेंशन डेवलप होगा। तो यहाँ पे इस एंड से खींच रहा है कोई? क्या इस एंड से खींच रहा है कोई? नहीं ना, तो इसलिए इस केस में टेंशन कितना हो जाएगा आपका? 0। लेकिन इस तरफ अगर देखोगे तो इस तरफ ये वाला ब्लॉक क्या कर रहा है? इस ब्लॉक को कौन खींच रहा है नीचे? इस ब्लॉक को नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटी खींच रहा है। तो इस ग्रेविटी को खींचने की वजह से ये नीचे जा रहा है क्या? तो ग्रेविटी इसको खींच रहा है तो नीचे जाना चाहिए ना। इसका यही मतलब इसको किसने पकड़ के रखा होगा? टेंशन ने। और वो टेंशन इस एमजी के क्या कर रहा है? अपोजिट में वर्क कर रहा है, तभी तो ये ब्लॉक यहाँ पे है ना। अगर टेंशन नहीं होता तो ये तो नीचे चला जाता ना। यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है कि इस एमजी के अगेंस्ट में और कोई फोर्स है जो वहां पे एक्ट कर रहा है और इस एमजी को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। इस एमजी को क्या कर रहा है? और वही फोर्स कौन सा आपका? टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा आपका? नॉट इक्वल टू 0। अब एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसे करता, सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक, आपको ये सब चीजें पता है, बाद में हमें एक्सप्लेनेशन देते हैं, चीजें ऑलरेडी हमको पता होती है, बराबर है ना। जैसे अगर मैं इस तरफ फोर्स लगाता ऐसे, लेट से ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाता तो टेंशन होता क्या होता? स्ट्रिंग का क्या होता? ये स्ट्रिंग आपकी ऐसी हो जाती, अरे होती कि नहीं होती? ऐसी हो जाती ना, बराबर है, ऐसे हो जाती स्ट्रिंग आपकी। तो ये लूज हो जाती ना, इसको बोलते हैं लूज, इसको कहते हैं लूज स्ट्रिंग, बराबर है। अगर आपकी स्ट्रिंग अगर लूज हो, आपकी स्ट्रिंग क्या हो? लूज हो, तो टेंशन ऑलवेज क्या होगा आपका? 0 होगा। टेंशन ऑलवेज क्या होगा? बराबर है। और इस स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं? टाइट स्ट्रिंग, या फिर इसको टाउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? टाउट, टाउट। अरे समझे कि नहीं समझे? ये कुछ टर्म्स यूज होगी आपकी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन 0 होगा क्या? यहाँ पे टेंशन, लेकिन अगर मान के चलो मैं फोर्स की डायरेक्शन चेंज करता, मैं फोर्स कहां पे लगाता? नीचे की तरफ लगाता। अभी बोलो, अभी बोलो, टेंशन होता क्या? अभी टेंशन लगता है ना। अरे क्या, तो देखो आपको भी लगता है फट से, जैसे आप खींचते हो ना उस एक एंड को पकड़ के, तो आप उसको नीचे तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैंने इस एंड के ऊपर फोर्स लगाया, तो इसके ऊपर फोर्स लगा, तो ये तो नीचे तक जाना चाहिए ना जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन वो जाता है क्या? ये जो एंड पॉइंट है इसको कौन पकड़ के रखता है? टेंशन पकड़ के रखता है। टेंशन ने तो बैलेंस किया ना। अदरवाइज ये वाला जो एंड पॉइंट होता, ये इस एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंट में तो ये तो नीचे चला जाता ना, लेकिन वो आता है क्या? उसको कौन पकड़ के रखता है? टेंशन। सबको समझ में आया? तो पहले तो एक चीज आपको याद रखना है कि टेंशन तभी लगेगा जब आपकी क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। जब आपकी क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। और उस स्ट्रिंग को जब आप क्या करोगे? उस स्ट्रिंग का कोई भी एंड पकड़ के आप उसको खींचने की कोशिश करोगे, तो फट से उस स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा? एक टेंशन डेवलप होगा और वो एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में एक्ट होना शुरू कर देगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो इनएक्सटेंसिबल एंड क्या होगी? इनकम्प्रेसिबल, ना बड़ी होगी ना
छोटी होगी। आपको लगता है कि यार स्प्रिंग को अगर खींचोगे तो बड़ी होनी चाहिए ना, तो वो रबर वाली होती है। कौन सी होती है? रबर वाली। वो नायलॉन की स्प्रिंग होती है क्या? हम किसकी बात कर रहे हैं? नायलॉन की स्प्रिंग। स्प्रिंग देखे हो? देखे हो ना? पक्का। चलो अभी देखते हैं कि ये टेंशन फोर्स होता कैसे, मतलब कैसे डेवलप होता है। तो पहले एक तो बताओ कि अगर ये वाली अगर स्ट्रिंग लेता हूं तो स्ट्रिंग किससे बनी हुई है? मॉलिक्यूल से बनी हुई है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो उसका अगर मैं थोड़ा सा एटॉमिक्स मतलब एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर स्ट्रक्चर दिखाता हूं तो ये कुछ ऐसा होगा। देखो ये आपका स्ट्रिंग का एक आइटम होगा जी। अरे ना ये वाला दूसरा आइटम, और उसके बीच में जो भी बॉन्डिंग है उसको किससे रिप्लेस करते थे हम? याद आया? ये वाला आपका तीसरा, ये वाला आपका, ऐसे बहुत सारे हो गए। तो ये वाला एंड, ऐसे बहुत सारे हो गए आपके आइटम्स। और ये लास्ट वाला क्या होगा आपका? सीलिंग वाला। लास्ट वाला क्या होगा आपका? सीलिंग। सबको समझ में आया? या तो क्लियर है? या तो क्लियर है सबको? ठीक है। तो चलो अभी मैंने क्या किया, इसको इधर से खींचना चलोगे ना, इधर किसका आइटम रहेगा? देखो इधर अगर देखोगे तो इधर किसका आइटम रहेगा? ये वाला ब्लॉक का आइटम रहेगा। ये किसका रहेगा आइटम? ये रहेगा आपका ब्लॉक का आइटम, राइट? ये किसका आइटम है? ब्लॉक का। और ऊपर ये वाला किसका रहेगा आपका? सीलिंग का। ये किसका रहेगा आपका? सीलिंग का। सबको समझ में आया? अरे है कि ना? अभी मेरे को बताओ इनके बीच में क्या रहती है? इनके बीच में अगर देखोगे तो ये क्या है? उनके बीच में जो भी फोर्सेस है ना, उनमें जो भी मॉलिक्यूल्स है उस स्ट्रिंग के, उनके बीच में कुछ फोर्सेस हो गए ना, मॉलिकुलर फोर्सेस हो गए कि नहीं हो गए? तो वो जो मॉलिकुलर फोर्सेस इनको पकड़ के रख रहे, उनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्प्रिंग से। क्यों स्प्रिंग से? सबको समझ में है ना? क्योंकि कोई भी दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स या फिर एडजेसेंट एटम्स उठाते हो तो उनको जब आप मीन सेपरेशन से खींचते हो तो वो कहां पे जाने की कोशिश करते हैं? अंदर की तरफ। और उनको जब दबाते हो वो कहां पे जाने की कोशिश करते हैं? तो एग्जैक्टली जो मॉलिकुलर फोर्सेस है वो कैसे बिहेव करते हैं? एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं? इसलिए उन मॉलिकुलर फोर्सेस को अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? मैंने नहीं, फिजिक्स में रिप्लेस कर दिया। बराबर? किससे? स्प्रिंग से। ठीक है। तो ये ऐसा कुछ भी होगा और यहाँ पे भी कुछ होगा, लेकिन यहाँ के फोर्सेस अलग हो गए और यहाँ के फोर्सेस अलग हो गए। चमका क्या? अभी हो क्या रहा है? ये जो एटम है ये किसके प्रेजेंस में? mg के प्रेजेंस में। सबको समझ में आ रहा है? तो mg के प्रेजेंस में ये कहां पे जाने की कोशिश कर रहा है? नीचे। अगर ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो फट से क्या हो जाएगा? नीचे जाने की कोशिश कर रहे तो क्या हो जाएगा? ये जो अब ये ऑलरेडी मीन सेपरेशन पे, ये कौन सी सेपरेशन पे? देख लो मैं दिखा देता हूं। ये कौन सा सेपरेशन आपका? R0 लिखा था, याद है? तो जैसे ये वाला इस, अब ये जो इसका जो एटम है किसका? ब्लॉक का जो ये जो कांटेक्ट वाला एटम है, यहाँ पे होगा ना एटम कांटेक्ट वाला, तो ये कांटेक्ट वाला स्प्रिंग वाला एटम के साथ कांटेक्ट में। तो ये ब्लॉक वाला एटम ग्रेविटी के प्रेजेंस में नीचे जाना चाहता है क्योंकि वो ब्लॉक का पार्टिकल है। तो ये नीचे जाना चाहता है, लेकिन ये वाला किसके साथ अटैच्ड है? स्प्रिंग के पार्टिकल के साथ। तो ये जब नीचे जाएगा तो स्प्रिंग के पार्टिकल को भी तो नीचे लेके जाने की कोशिश करेगा ना। तो ये हल्का सा क्या हो जाएगा? मीन सेपरेशन से थोड़ा सा आगे आ जाएगा। सबको समझ में आया? अरे है कि ना? या फिर आगे जाने की कोशिश करेगा। बराबर है? तो ये जैसे नीचे जाने की कोशिश करेगा, बराबर है? तो मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे सेपरेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। देख लो अभी सेपरेशन कितना हो गया, बढ़ गया। तो मेरे को बताओ जब स्प्रिंग आपकी मतलब ये जब सेपरेशन बढ़ जाएगा तो ये R मतलब आपका जो R होगा वो R0 से बढ़ जाएगा। तो कौन से फोर्सेस लगेंगे? अट्रैक्टिव। सबको समझ में आया? तो फट से इधर कौन सा लगेगा? ऊपर की तरफ ना, और इधर नीचे की तरफ। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्विवेलेंट, क्योंकि इसके और इसके बीच में लग रहा है। सबको समझा जी? तो ये फोर्स किसके ऊपर लगा? ये फोर्स किसके? इसके ऊपर लगा ना। तो इस मॉलिक्यूल ने इसके ऊपर कहां पे फोर्स लगाया? ऊपर। तो ये वाला ऊपर लगा, तो ये वाला इसके ऊपर कहां पे लगाएगा फिर? ऊपर। नहीं चमका? छोड़ो, एक तो चीज समझ सकते हो, या भी छोड़ो, एक तो चीज समझ सकते हो कि ये जो आपका ब्लॉक है ये कहां पे जा रहा है आपका? नीचे ना। तो ये वाला इसको इसके ऊपर कहां पे फोर्स लगा रहा है? नीचे ना। तो इसके ऊपर कहां पे लगेगा? नीचे। तो इसके ऊपर कहां पे लगेगा? ऊपर। अभी समझा? अभी समझा क्या? क्योंकि ये वाला ब्लॉक इस स्ट्रिंग के पार्टिकल को, ब्लॉक का पार्टिकल स्ट्रिंग के पार्टिकल को कहां पे खींच रहा है? नीचे। तो स्ट्रिंग के पार्टिकल के ऊपर कहां पे लगा? नीचे। But for every action there is equal and opposite
तो स्ट्रिंग का पार्टिकल इसके पार्टिकल के ऊपर कहां पे लगाएगा? ऊपर, ठीक है? इसके पार्टिकल के ऊपर, इसके पार्टिकल ऊपर, नीचे। अभी क्लियर है? और यही फोर्स क्या होगा आपका? ऊपर ट्रांसफर होते जाएगा। देख लो, एक नीचे, इसका नीचे, तो ये वाला क्या करेगा? इसको नीचे क्या है ना, तो इस पे कहां पे लगेगा? नीचे। तो इसके ऊपर कहां पे लगेगा? ऊपर। फिर इसके ऊपर नीचे, इसके ऊपर कहां लगेगा? ऊपर। फिर इसके ऊपर वाला होगा, इसके ऊपर कहां पे? ऊपर की नीचे? ऊपर। और ऐसा वो ट्रांसफर होते जाएगा। वही अगर ऊपर देखते हो तो क्या होगा? तो स्ट्रिंग का कहां पे लग रहा है? इसके ऊपर कहां पे लगेगा? फिर इसके ऊपर नीचे, और इसके ऊपर ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिंग का पार्टिकल होगा ना, स्ट्रिंग का पार्टिकल, तो स्ट्रिंग का पार्टिकल इस सिलिंग के पार्टिकल्स को क्या करेगा? नीचे खींचने की कोशिश करेगा। बट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, तो स्ट्रिंग के पार्टिकल को सिलिंग का पार्टिकल क्या करेगा? ऊपर खींचे। तो इसलिए स्ट्रिंग के पार्टिकल के ऊपर ऊपर, और इसके ऊपर नीचे। सबको समझ में आया? तो देख लो, हर पार्टिकल पे देखो दो फोर्स लग रहे। इसको नहीं समझा? और यही रीजन है कि जब भी हम टेंशन दिखाते हैं स्ट्रिंग में, तो वो टेंशन कितने दिखाते हैं? हर पॉइंट पे दो टेंशन दिखाते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा था ना? कौन पूछा था? हाँ, ये रीजन है उसका। समझ में आया ना? ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं अगर सेपरेट करता हूं, सपोज यहाँ पे दिक्कत ये है कि एक तो समझ में आया कि ब्लॉक के पार्टिकल के ऊपर कहां पे लग रहा है, तो ब्लॉक के पार्टिकल के ऊपर जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ किसके ऊपर लगेगा फोर्स? ब्लॉक के ऊपर। और सिलिंग के पार्टिकल के ऊपर जिस तरफ फोर्स लगेगा तो उसी तरफ किसके ऊपर लगेगा? सिलिंग के ऊपर। तो अगर मैं सेपरेट कर देता हूं इस चीज को क्या कर देता हूं मैं? सेपरेट कर देता हूं, स्ट्रिंग को अलग कर देता हूं, सिलिंग को अलग कर देता हूं, और ब्लॉक को अलग कर देता हूं, क्योंकि मेरे को सेपरेटली दिखाना है इनके ऊपर फोर्स है। तो अगर ऐसा अगर करता हूं तो ये आपका सिलिंग है। डर तो नहीं लग रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? ये आपका क्या है? ये आपका स्ट्रिंग है। सबको समझ में आया? और ये आपकी क्या है? ये आपकी ब्लॉक है। ये आपकी ब्लॉक है, ठीक है? तो इसके ऊपर अगर फोर्स दिखाता हो तो बोलो, ब्लॉक के पार्टिकल के ऊपर कहां पे लगा? ऊपर। दिख रहा है साफ साफ? पक्का? तो ये कौन सा फोर्स होगा? टेंशन की क्या? एक्चुअली ये जो फोर्स है ये किसके बीच में? इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में ना। और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि ये जो स्प्रिंग फोर्सेस है कौन से फोर्सेस है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही तो है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या फिर उसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोला तो चलेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, इसके ऊपर कहां पे लगेगा? ऊपर की नीचे? ऊपर की नीचे? ऊपर ना, दिख रहा है तो इसके ऊपर दिखा देता हूं मैं ऊपर। ये कौन सा फोर्स होगा आपका? टेंशन ना। ये कौन सा फोर्स होगा? टेंशन। या तो क्लियर है? अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये किसके बीच में लगा? तो स्ट्रिंग का लोअर एंड और ब्लॉक के बीच में। तो ब्लॉक के ऊपर अगर ऊपर लगा होगा तो देखो खींचने की कोशिश करा। मैंने क्या बोला था? टेंशन हमेशा खींचता है। अगर एरो की जो अभी फोर्स है तो उस फोर्स को किससे दिखाएंगे? एरो से दिखाएंगे ना। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ऑलरेडी हमने बता दिया कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट तो एरो होगा, और ये क्या होगा? लाइन सेगमेंट होगा। तो लाइन सेगमेंट अगर बड़ा होगा तो फोर्स की मैग्नीट्यूड बड़ी होगी, और एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। तो इसका एरो कहां पे? ऊपर की तरफ ना। मतलब टेंशन की डायरेक्शन कहां पे? ऊपर की तरफ है। इसका मतलब खींच रहा है कि दबा रहा है? उठा, ऐसे खींच रहा है ना ब्लॉक को, इसलिए तो पुलिंग नेचर हुआ ना। तो यह बताओ कि लोअर स्प्रिंग होगी, इसके ऊपर कहां पे लगेगा? तो ये इसके और इसके बीच में है ना। तो इसके ऊपर अगर ऊपर लग रहा है तो ये एक्शन हुआ, तो रिएक्शन कहां पे होगा? नीचे। इसके ऊपर कहां पे लगेगा? नीचे। समझा? तो सेम चीज अगर मैं सीलिंग के ऊपर देखता हूं तो सीलिंग के पार्टिकल को कहां पे खींच रहा है? नीचे। तो सीलिंग के पार्टिकल के ऊपर कहां पे लगेगा? नीचे। अरे ना, तो यह टी हो गया। और इसके ऊपर ऊपर, इसके ऊपर ऊपर। टेंशन। सबको समझ में आए? तो ऐसे करके हम डायरेक्शन दिखा सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप बोलोगे सर यहां पे तो एक ही टेंशन दिखाया, यहां पे भी एक ही दिखाया, पर एक्चुअली में जब ये वाला और ये वाला कांटेक्ट में होता है ना तो दो हो जाते हैं। देखो, एक नीचे और एक ऊपर, और इसको कांटेक्ट में रखते हो ना तो दो हो जाते हैं। तो ये किसका कांटेक्ट? ये स्प्रिंग का पार्टिकल और ये वाला ब्लॉक का पार्टिकल। यहाँ पे सीलिंग का पार्टिकल और ये वाला स्प्रिंग का पार्टिकल। लेकिन अगर मैं स्प्रिंग का कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला बीच में, तो वहां पे कितने टेंशन दिखाओगे? तो स्ट्रिंग के तो दो पार्टिकल हो गए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो फोर्स कहां पे लगेगा? ऊपर वाले पे कहां पे लग रहा है?
अब इन दोनों के बीच में देखो, ऊपर वाले पे लग रहा है नीचे और नीचे वाले पे ऊपर, ऐसे। चमका जी? देखो आगे दो, आगे क्या, तो जब दो पार्टिकल कांटेक्ट में होते हैं ना तो वहां पे दो टेंशन लगते हैं, लेकिन अगर उसको कट कर दो तो कट कर सकता हूं ना, तो मान के चलो मैंने यहां से कट कर दिया, यहां से क्या कर दिया मैंने, कट कर दिया, कट कर दूंगा तो एक पार्टिकल ऊपर वाले पार्ट में चला जाएगा और एक वाला पार्टिकल नीचे वाले पार्ट में चला जाएगा, नहीं जमका। तो ये स्ट्रिंग और आधी हो गई, ये स्ट्रिंग क्या होगी आपकी, ये आधी और ये वाला नीचे वाला हिस्सा आधा, अरे आगे ना, तो देख लो इसमें से ये वाला जो पार्टिकल है ये कहां चला गया, ऊपर, और ये वाला जो पार्टिकल है वो कहां चला गया, नीचे। अभी मैं टेंशन दिखाता हूं तो क्या होगा, तो देख लो ऑलरेडी ऊपर कितना था, ऊपर तो टी था, ऊपर टी हाई, अभी नीचे भी क्या होगा ये वाला, अभी ऊपर वाले पार्टिकल के ऊपर कौन सा लग रहा था, देखो ऊपर वाले के ऊपर नीचे और नीचे वाले के ऊपर, क्योंकि यहां से मैंने कट किया ना, तुमको नहीं समझा, समझ में आ रहा है क्या, देख इसको कट किया तो ये वाला पार्टिकल कौन सा लेके गया, ये वाला फोर्स, और ये वाला पार्टिकल कौन सा लेके गया, ये वाला, और ये वाला इसको बैलेंस कर रहा है, और इसके ऊपर एक पार्टिकल होगा तो इसके ऊपर कौन सा होगा, नीचे, तो ये वाला इसको बैलेंस कर देगा, तो सिर्फ देख ये अनबैलेंस बचा और ये अनबैलेंस बचा, बाकी सब बैलेंस हो रहे, देख ये वाला कट जाएगा, सिर्फ एक ही है जहां से ब्रेक हुआ ना, तो वहां पे जो दो पार्टिकल सेपरेट हुए ना बस वही अनबैलेंस फोर्स है, बाकी सब बैलेंस है उसके पीछे, उसके बाद समझ में आ रहा है, तो इस पे कौन सा लगेगा, इस पे लगेगा नीचे और इस पे लगेगा ऊपर, तो ये भी टेंशन और ये भी क्या होगा आपका टेंशन, क्लियर है, तो इस पे नीचे, तो देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बनती है टेंशन की, यहाँ पे क्या करती है कि टेंशन फोर्स कैसे दिखाना है, तो पहले तो टेंशन फोर्स आप कहां पे दिखाओगे, कांटेक्ट पॉइंट पे दिखाओगे, कहां पे दिखाओगे, कांटेक्ट पॉइंट, जैसे भी मान के चलिए अगर मैं ये स्ट्रिंग की अगर बात करता हूं, इस स्ट्रिंग की, तो इस स्ट्रिंग पे कांटेक्ट पॉइंट कौन सा है, कौन सा कांटेक्ट पॉइंट है, एक तो आपका ये वाला कांटेक्ट पॉइंट है जी, तो यहाँ पे स्ट्रिंग और किसके बीच में, सीलिंग के बीच में, और एक कौन सा कांटेक्ट पॉइंट है, ये वाला कांटेक्ट पॉइंट है, तो जब भी आप कांटेक्ट पॉइंट पे टेंशन दिखाने की कोशिश करोगे तो कांटेक्ट पॉइंट पे हम किस पे टेंशन दिखाते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर दिखाते हैं कि जिसके साथ कांटेक्ट है उसके ऊपर दिखाते हैं, तो जब भी मैं यहाँ पे फोर्स दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पे किसके किसके ऊपर दिखाऊंगा, सीलिंग के ऊपर दिखाऊंगा, यहाँ पे किसके ऊपर दिखाऊंगा, ब्लॉक के ऊपर दिखाऊंगा, तो यहाँ पे अगर टेंशन दिखाना है ब्लॉक के ऊपर टेंशन कहां पे लग रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर ना, तो ऐसे लगेगा, और यहाँ पे नीचे, सबको समझ में, तो ये टेंशन और ये भी क्या हुआ टेंशन, देख ये इसको काट रहा है, कांटेक्ट में अनबैलेंस फोर्स कहाँ है, स्ट्रिंग रेस्ट में, ब्लॉक रेस्ट में, सीलिंग रेस्ट में, तो अनबैलेंस कहाँ है, कट रहा है ना, इसलिए ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, सबको समझ में आया, आ रहा है ना, ये हुआ किसके ऊपर, कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर, तो जब भी आपको कांटेक्ट पॉइंट पे टेंशन दिखाना है तो आप चीटा बन के कांटेक्ट पॉइंट पे बैठ जाओ, बराबर है, और वहां पे छाता ओपन कर दो अलोंग स्ट्रिंग, क्या कर लो, छाता ओपन कर दो अलोंग स्ट्रिंग, तो चीटा बन के अगर मैं यहाँ पे बैठता हूं तो छाता मैं कहां पे ओपन करूंगा, ऐसे, तो छाता तो मैं ऐसे ओपन करूंगा ना, यहाँ पे ऐसे बैठा तो छाता कहां पे ओपन करूंगा, ऐसे ओपन करूंगा कि ऐसे ओपन करूंगा, स्ट्रिंग के लॉन्ग, ये स्ट्रिंग के लॉन्ग है नहीं है, कौन सा स्ट्रिंग के लॉन्ग है, ये वाला, तो ये भी हम एक ट्रिक बताते थे कि हाँ ऐसा ऐसा कर दो, और रीजन क्या है आपको समझ में, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं इधर, सबको समझ में आया, तो कांटेक्ट पॉइंट पे हमेशा टेंशन कहां पे लगेगा, अलोंग स्ट्रिंग लगेगा और अवे फ्रॉम कांटेक्ट पॉइंट लगेगा, अलोंग स्ट्रिंग एंड तो कांटेक्ट पॉइंट से दूर और अलोंग स्ट्रिंग, कांटेक्ट पॉइंट से दूर नीचे भी हो सकता था ना, लेकिन स्ट्रिंग कहां पे, ऊपर ना, तो हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग। दूसरी एक और चीज है, अगर आप स्ट्रिंग को अलग कर देते हो, जो कांटेक्ट पॉइंट है, जैसे यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट ब्लॉक के साथ है, यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट किसके साथ है, सीलिंग के साथ है, तो स्ट्रिंग को, सीलिंग को और ब्लॉक को, इन तीनों को जब आप अलग कर दोगे तो इस सीलिंग के ऊपर कौन सा लगेगा, जो आपने कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर दिखाया ना टेंशन, टेंशन की डायरेक्ट वही किसकी होगी, आपकी सीलिंग वाली, और यहाँ पे जो कांटेक्ट पॉइंट पे डायरेक्शन दिखाई आपने किसकी, टेंशन की, वो किसके ऊपर होगी, ब्लॉक के ऊपर, तो स्ट्रिंग के ऊपर तो दिखाई नहीं, तो स्ट्रिंग के ऊपर जब दिखाओगे तो जब स्ट्रिंग के फ्री एंड क्रिएट होते, क्या होते, फ्री एंड, जैसे ये वाला फ्री एंड क्रिएट होगा एक, और आपका ये वाला फ्री एंड क्रिएट होगा, तो फ्री एंड पे हमेशा टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगता और आउटवर्ड लगता, समझ में आ रहा है, तो जैसे ये एंड पॉइंट है ना, तो स्ट्रिंग के अलोंग, ये वाले स्ट्रिंग के अलोंग डायरेक्शन है, पर कहां पे, आउटवर्ड, ये भी स्ट्रिंग के अलोंग है लेकिन आउटवर्ड,
समझ में आ रहा है ना? हाँ। अरे आगे ना, या फिर ऐसा दिखा सकते हो कि जब भी आप स्ट्रिंग को फ्री कर देते हो ना, तो स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन दिखाओगे, तो ऐसे टेंशन दिखाना कि स्ट्रिंग को वो क्या करेगा, टेंशन लंबा करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? अब ये लंबा करने की कोशिश कब करता? जब आप अंदर दिखाते तब कि बाहर दिखाते तब? इसलिए वो क्या होगा, हमेशा बाहर की तरफ होगा। तो फ्री एंड पे हमेशा टेंशन अलोंग स्ट्रिंग बाहर की तरफ रखता है। अलोंग स्ट्रिंग इसलिए बोला कि आप ऐसा भी दिखा सकते थे। ये अलोंग स्ट्रिंग होगा क्या? नहीं सर। अलोंग स्ट्रिंग होगा क्या? नहीं। बाहर की तरफ है, पर अलोंग स्ट्रिंग है क्या? ये अलोंग स्ट्रिंग और बाहर की तरफ। सबको समझ में आया? तो वैसे मैंने यहां से भी कट किया, तो यहाँ पे देखो फ्री एंड ये क्रिएट हुआ, फ्री एंड और एक ये और फ्री एंड क्रिएट हुआ। तो देख अलोंग स्ट्रिंग बाहर की तरफ, अलोंग स्ट्रिंग, बस ये प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो, इसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते। हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो। इतना कुछ समझ में आया था क्या कल? सर इतना समझ में आया कि आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है। देख लो, जब भी आपको टेंशन दिखाना है ना, पहले कॉन्टेक्ट पॉइंट देख लो। पहले क्या देख लो? पहले नंबर ऑफ स्ट्रिंग देख लो। तो कितनी स्ट्रिंग है? ए, बी और सी, बराबर है? तो इस ए की अगर बात करता हूं तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट और ये वाला कॉन्टेक्ट पॉइंट है। अगर मैं बी की बात करता हूं तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है और ये वाला कॉन्टेक्ट पॉइंट है। और मैं सी की बात करता हूं तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है और ये वाला कॉन्टेक्ट पॉइंट है। सबको समझ में आया? और हमेशा कॉन्टेक्ट पॉइंट पे टेंशन कहां पे लगता है? अलोंग स्ट्रिंग और इनवर्ट, अलोंग स्ट्रिंग और इनवर्ट। तो याद है ना? तो कहां पे लगेगा? इधर अंदर, और इधर भी अंदर। तो ये कौन सा? T1। तो ये भी कौन सा? T1। सबको समझ में आया? फिर बी, अलोंग स्ट्रिंग और इनवर्ट। तो ये वाला कितना? T2 और ये वाला भी T2। सबको समझ में आया जी? इसके बाद ये वाला थर्ड स्ट्रिंग है ना, अलोंग स्ट्रिंग एंड इनवर्ट। तो ये वाला T3 और ये वाला भी T3। सबको समझ में आया? तो यहाँ पे देख लो कौन से फोर्सेस है जो आपके, अभी आपको बताइए कि जब भी फोर्सेस आप दिखाते हैं तो आपके कहां पे होना चाहिए? एक्स और वाई एक्सिस में होने चाहिए। तो कौन से फोर्सेस एक्स और वाई एक्सिस में नहीं है? उसको क्या कर लो? रिजॉल्व कर लो। तो रिजॉल्व करोगे तो ये वाला रिजॉल्व हो जाएगा आपका, एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ। बोलो जी, ये कॉस वाला और ये वाला साइन वाला। तो ये क्या हो जाएगा? T2 cos 37, cos 37 4/5 ना, तो 4/5 T2 और ये वाला 3/5 T2। सबको आता है? तो जो कंपोनेंट यहाँ पे हो गए, क्योंकि ये T2 और ये भी T2 है, तो इसके अगर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट है तो ये एक्शन है, तो ये वाला क्या है? तो इसका एक इधर है, इसका कहां पे होगा? इधर। और इसका एक नीचे, तो इसका कहां पे होगा? तो देख, एक इधर आएगा और एक तुमको नहीं चमका, तो क्या हो जाएगा आपका? ये वाला कितना? 4/5 ना, 4/5 T2 और ये वाला 3/5 T2। सबको समझा जी? और कोई है? जीती है। सबको समझ में आया? चलो, इसका कितने टेंशन पहले बताओ। सर 4 स्ट्रिंग्स है 8 टेबल होंगे। बराबर है? तो एक कहां पे? यहां से चालू कर दो। ये कॉन्टेक्ट पॉइंट T1, ये वाला भी T1। सबको समझा? इसके बाद ये T2, तो ये वाला भी T2। चमका जी? ये वाला T3, तो ये वाला भी T3। चलो गुड। ये वाला T4, तो ये वाला भी T4। बस ये आ जाएगा। या तो क्लियर है? कंपोनेंट किसके करने पड़ेंगे? इसके ना। तो एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ। बोलो क्या आ जाएगा? तो T3 cos 30, cos वाला होगा नहीं, वाला एंगल लगा हुआ है, और ये वाला साइन वाला। तो cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2, राइट? तो √3/2 कितना? T2 और ये वाला 1/2 T2, क्योंकि ये साइन वाला ना, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 आपका आता है। तो वही कंपोनेंट आपकी इसके हो गए, इधर और एक इधर। तो ये वाला और ये वाला सेम रहेगा, ये वाला और ये वाला। कर लोगे? चलो, इसके बाद वाला कर लो। अभी आप लोग करो फिर से। जस्ट आदत आदत डालनी है और कुछ नहीं। अभी तो फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे मिक्स करके दोनों।
सबको आना चाहिए टीचर दिखाना, आएगा ना? हाँ, किसी को नहीं आता तो पूछ लो मेरे को तुरंत। जैसे बेसिक्स है, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको फिजिक्स समझेगी। अगर आपके बेसिक्स ही वीक है तो फिजिक्स नहीं चप्पल ले पड़ेगी फिर आगे जाके। इसलिए मैं भगता नहीं हूँ, स्टार्टिंग में आराम से पढ़ाता हूँ, फिर आगे जाके फिर बहुत बहुत भागेंगे। फिर तो मैं पूछूंगा भी नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितने टेंशन? एक दो तीन चार। हाँ, ये वाला 100 न्यूटन फोर्स खींच रहा है ना, और ये वाला 350 न्यूटन खींच रहा है, वो फोर्स है। वो स्ट्रिंग है क्या? नहीं है, तो बोलो। तो एक दो तीन चार ना, तो दिखा दो ये वाला T1, तो ये वाला भी T1, इसके बाद ये वाला T2, चल गुड। ये वाला भी T2, ठीक है। इसके बाद ये वाला T2, चलो अच्छा। ये वाला T3, ये वाला, ये वाला T4। कंपोनेंट किसके करने पड़ेंगे? करो। तो T2 के अगर कंपोनेंट करते हो तो क्या हो जाएगा? एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, बराबर है। तो ये क्या होगा? T2 cos 37 है, T2 तो कितना 4/5 T2, और ये वाला 3/5 T2, बराबर है। जो इसके कंपोनेंट है वही इसके, एक इधर और एक इधर। ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला सेम रहेगा। दिखाना है? लिखना है क्या? नहीं। तो वैसे आप T3 की कर लो, तो एक इधर और एक इधर। एंगल दिया है क्या? नहीं दिया है ना, तो मान के चलो ये एंगल कितना है? जो ऊपर की तरफ कंपाउंड करेगा, हाँ निकाल सकते हो, इसके हिसाब से निकाल सकते हो ना। ये 45, तो ये वाला भी कितना? 45। 45। नहीं, ये नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना। तो मान के चलो ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आपका? T3 cos 30 ना, तो √3/2, और ये वाला T3/2। सबको समझ में है? जो इसके कंपोनेंट है वही क्या हो गए? इसके हो गए, एक इधर और एक इधर। चमका जी। सिमिलरली T4 के, तो एक इधर और एक इधर। तो कितना ये? T4/√2 cos 45 1/√2 होता है, तो T4/√2, और ये वाला ये भी क्या होगा? T4/√2। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप दिखा सकते हो। क्लियर है जी? बराबर है। यहाँ पे अगर मैं मान के चलो इसको अलग करता, इस ब्लॉक को अलग करता, तो ये कौन सा फोर्स लेके जाता? ये वाला, ये वाला स्ट्रिंग के पास रह जाता। समझ में आया ना? चलो आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े क्या? चलो इसके बाद देखते फ्री बॉडी डायग्राम। अबे यार, मैं एक गलत डीपी पे लेके आया, काइनेमेटिक्स। इधर से ले लेते। चलो इसके बाद देखते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। ये मिटा दो क्या सब? ये मिटा दो, ये पूरा मिटा दो क्या? एफबीडी,
फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि जैसे भी मान के चलो फ्री मतलब फ्री कर देना, आइसोलेट कर देना। फ्री मतलब आइसोलेट कर देना। ये जो फ्री है इसका मतलब क्या होगा, आइसोलेट कर देना। किसको, अभी जिसका भी आप फ्री बॉडी डायग्राम, जिसके ऊपर भी आप फोर्सेस दिखाना चाहते हो, अभी मान के चलो अभी एक सिस्टम है, सिस्टम में 2-4 आपकी बॉडीज है, हो सकती है ना, 2-3 ब्लॉक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, उनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, बराबर है। एक ए ब्लॉक है, एक बी ब्लॉक और एक क्या आपका सी ब्लॉक है, तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, कांटेक्ट में, तो उनके बीच में क्या लगेगा, कांटेक्ट फोर्स लगेगा। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर उनके बीच में अगर कांटेक्ट फोर्स लगेगा तो आपको पूछ रहा है कि बताओ बी के ऊपर बताओ कौन से फोर्सेस लग रहे, समझ में आ रहा है ना, बी के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, ये तीनों जब कांटेक्ट में थे तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे थे, सिस्टम बना रहे थे। तो उस सिस्टम में से जिसके ऊपर भी आपको फोर्सेस दिखाना है, उस बॉडी को क्या करना पड़ेगा, आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उस सिस्टम से बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो जब सिस्टम से बाहर आएगा तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस के साथ बाहर आएगा। जैसे आप स्प्रिंग और ब्लॉक आपका क्या था, कांटेक्ट में था, तो ब्लॉक को अगर आप अलग कर देते थे तो ब्लॉक क्या करता था, अपने साथ एक टेंशन लेके आता था ना। तो उसी तरह किसी सिस्टम में से किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप बाहर लेके आते हो, उसको अगर फ्री करते हो वहां से, तो वो जब फ्री होता है तो अपने साथ क्या करता है, वो कुछ अपने साथ उसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस क्या करता है, लेके आता है। और उन सभी फोर्सेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरोस से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी ब्लॉक को जब भी आप आइसोलेट करोगे सिस्टम से, तो उसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एरो हेड से रिप्रेजेंट करोगे। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करोगे। और उस बॉडी को आप क्या मान के चलोगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलोगे। तो उसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। सबको समझ में आया। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे मान के चलिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ग्राउंड है। इसके ऊपर क्या रखी हुई आपकी, ये आपकी क्या है जी, ये ब्लॉक है जिसका मास मान के चलो कितना है, एम है। यहाँ पे कौन से फोर्सेस लगेंगे बताओ, कौन सा लगेगा, पहले क्या करो, ग्रेविटी दिखाओ। जब आप आइसोलेट करोगे ना तो लास्ट में ग्रेविटी दिखाना, पहले दिखाने की जरूरत है क्या। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, अभी कांटेक्ट फोर्स दो ही पड़े, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक टेंशन फोर्स। स्ट्रिंग है क्या, नहीं है। क्या कांटेक्ट है, हाँ है। किसके बीच में, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में। तो वहां पे अगर कांटेक्ट है तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा ना। तो कांटेक्ट फोर्स कहां पे लगेगा, तो देख लो ये जो आपका ब्लॉक है वो ग्राउंड को कहां पे दबाएगा, नीचे। तो ग्राउंड पे नॉर्मल कहां पे लगेगा, नीचे। तुमको नहीं चमका यार। और फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्विवेलेंट, तो ग्राउंड इसके ऊपर कहां पे लगाएगा, ऊपर। तो ऊपर वाला किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे ना। तो अगर मेरे को यहाँ पे सिस्टम मतलब कौन है, यहाँ पे सिस्टम मतलब कौन है, ये सिस्टम है ना। तो एक्चुअली में सिस्टम मतलब आपका है ग्राउंड प्लस ब्लॉक। पर मेरे को फोर्सेस किसके ऊपर दिखाने हैं, ग्राउंड के ऊपर कि ब्लॉक के ऊपर। तो इस सिस्टम में से इस ब्लॉक को मेरे को क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। और उसको जब आप फ्री करते हो तो वो क्या करता है, अपने साथ उसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस भी लेके आता है। उसको जब मैं अलग करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका ब्लॉक बनेगा अलग। तुमको नहीं समझ में आ रहा है, आया, आ जाएगी ना। ये अगर इसका इस ब्लॉक का अगर मास एम है तो बोलो कौन से फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर, तो अपने साथ लगने वाला कौन सा लगेगा। तो इसके ऊपर कौन सा नॉर्मल लग रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, पक्का श्योर। मेरे को लगता है नीचे वाला लग रहा है। अरे नीचे वाला लगेगा ना, जैसा नीचे वाला लगेगा, जो नीचे सब वो लगेगा। क्यों, सब कोई भी ब्लॉक के साथ वो फोर्स लेके जाता है जो कि वो लगा है, ताकि वो वाली जो थी उसके ऊपर लगेगी। हाँ चलो कंसेप्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं कि जब भी ब्लॉक को आप सिस्टम से आइसोलेट करते हो ना, तो ब्लॉक कौन सा फोर्स लेके आता है, जो उसके ऊपर लग रहा है, जो उसके ऊपर लग रहा है। अभी बताओ, सब वो जो ऊपर लगेगी, राइट, ऊपर वाला लग रहा है ना। चलो तो इसके ऊपर लगेगा ऊपर वाला। तो अपने मर्जी से चेंज कर देंगे डेफिनेशन। हाँ हाँ, ऊपर वाला कौन सा है, नॉर्मल। पर साथ में एक भी तो लगेगा ना, कौन सा, ग्रेविटी। तो एक लगेगा आपका ग्रेविटी आपको पता है वर्टिकली हमेशा डाउनवर्ड लगता है। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। अरे क्या इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे, नहीं। इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे क्या, नहीं। इसको फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होता है कि जब भी आप सिस्टम में से किसी बॉडी को आइसोलेट करोगे तो उस बॉडी को क्या मान के चलो, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलो। और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्सेस है वो किससे रिप्रेजेंट करो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से
रिप्रेजेंट कर लो, तब जाके उस बॉडी उस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है तो इसको क्या मानोगे, एक छोटा सा पॉइंट पकड़ना पड़ेगा ना, तो वो पॉइंट कहाँ पे लोगे, वो पॉइंट यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, कहाँ पे लोगे, उसके सेंटर पे। तो यही से आपका कंसेप्ट आता है सेंटर ऑफ मास वाला, आगे जाके उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और फिलहाल के लिए आपको क्या पकड़ना है, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, उसका सेंटर ऑफ मास होगा, उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। और ऑब्वियसली पता है कि सेंटर ऑफ मास का कहाँ पे होगा, उसके बराबर यहाँ पे होगा ना, तो उसको अगर दिखाता हूं तो ये हो जाएगा आपका ऐसा। तो ऐसा लगेगा कि ये जो पूरा मास है वो एक ही पॉइंट पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही पॉइंट पे क्या है, और वो जो पॉइंट है वही क्या आपका सेंटर ऑफ मास है। तो पूरा मास यहाँ पे होगा एम, और इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी बोलो, एक लगेगा ऊपर कौन सा नॉर्मल, और एक कौन सा लगेगा नीचे कौन सा एम जी, समझे। तो ये हो जाएगी इसकी एफ डी, देख लो क्लियर है, फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर है पक्का। चलो अभी आप दिखाओ दे, हाँ 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 हाँ, तेरे को क्या लगता है कौन कर रहा होगा, क्या क्या आपकी क्या सोच हो सकती है इसमें बताइए, ग्राउंड तो चलना चाहिए। हाँ वो जो एन और एन है वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, नहीं ग्राउंड के ऊपर तो एक ही लग रहा है ना, तो उसका जो नॉर्मल है वो हमने देखा है, वो दिख तो रहा है ग्राउंड के ऊपर नीचे लग रहा है ना। तो जो ग्रेविटी का जो नॉर्मल है, जो ग्रेविटी के फोर्स है उसको जो बैलेंस करने वाला नॉर्मल है वो अभी हमने देखा नहीं, वो जो नॉर्मल है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, वही तो दिखाना है ना, तो वो दिखाई नहीं सही से, वही दिखाना है। फिजिक्स में हर चीज दिख जाती है, सोचो तो, फिजिक्स में हर चीज दिख जाती है, फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये ग्राउंड किसका पार्ट है, अर्थ का ना, तो ये जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो किसके बीच में लग रहा है, अर्थ और ब्लॉक के बीच में ना। तो ये अर्थ उसको क्या कर रहा है, ये अर्थ क्या कर रहा है उसको, ब्लॉक को नीचे ना, कितने से, mg से। तो ये ब्लॉक अर्थ को कहां पे खींचेगा, ऊपर कितने से, mg से। ये एक्शन ये रिएक्शन, तो ये अभी ग्राउंड के ऊपर कौन सा लग रहा है, ये mg और ये नॉर्मल, समझा। अभी ग्राउंड के ऊपर कौन सा लग रहा है, तो ग्राउंड मतलब कौन है, अर्थ है ना। अभी अर्थ के ऊपर कौन सा लग रहा है, ऊपर लग रहा है mg और नीचे लग रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल mg को क्या कर देंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। उत्तर लंबा चौड़ा करेगी क्या, तो बता देता हूँ कैसे करना है, देखो इतना लंबा चौड़ा मत करो, अभी मैंने समझाने के लिए मैं बहुत डिटेल में बताया, ठीक है। आपको सीधा सीधा करना है, बोलो एक कांटेक्ट, ये कांटेक्ट सरफेस है, तो आपको कौन से दिखाने हैं, ब्लॉक के ऊपर की कि ग्राउंड के ऊपर के, ये ग्राउंड है ये वॉल है, तो वॉल वाला दिखाना है क्या, तो ये mg, ये वाला जो ब्लॉक 1 है ये कहां पे दबाएगा, ग्राउंड को नीचे, तो ग्राउंड पे कहां पे लग रहा है, नीचे ना, तो इसके ऊपर कहां पे लगेगा, ऊपर, तो ये हुआ n1, समझा। इसके बाद ये जो ब्लॉक है ये इसको दबाएगा वॉल को, कहां पे, उस तरफ ना, तो वॉल इसको कहां पे दबाएगी, इस तरफ, ये वाला एंड, ये आता है ना सबको पक्का। इसके बाद ये जो ब्लॉक होगा ये इस ब्लॉक को कहां पे दबाएगा, नीचे, फिर ये भी ब्लॉक है ये भी ब्लॉक है, तो दोनों दिखाने पड़ेंगे, तो ये वाला ब्लॉक इसको कहां पे दबा रहा है, तो इस ब्लॉक के ऊपर नीचे कितना n3, तो इस ब्लॉक के ऊपर कहां पे, ऊपर कितना n3, और कोई है नहीं है, लास्ट में mg दिखाना है, तो इसको निकाल दो पहले वाले ब्लॉक को, तो पहले वाले ब्लॉक को अगर निकाल दे तो बोलो कौन से लगेंगे, तो ये m1 हुआ ना, बोलो कौन सा लगेगा, कौन सा ऊपर, एक तो यहां से ऊपर वाला कौन सा n1 ना, और इधर वाला दिख रहा है क्या, n2, और नीचे वाला तुमको समझ में आ रहा है क्या रे, और साथ में क्या होगा लास्ट में, ये वाला ये भी तो लग रहा है ना, आ रहेगा ना,
ये वाला इसके ऊपर लग रहा है कि इसके ऊपर लग रहा है? M1 पे तो इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, जिस पॉइंट पे लग रहा है ना, जिस पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है, वो पॉइंट इस ब्लॉक के ऊपर है, इस ब्लॉक के ऊपर है, M1 पे तो सिर्फ इसके ऊपर लगेगा। इसको यहां पे दिखाना है क्या? नहीं। तो कितना? F। और लास्ट में कौन सा? mg। तो mg कहां पे लगेगा? नीचे ना, तो प्लस m1g। चमका जी? अरे हाँ की ना? तो ये होगी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। बोलो ऊपर वाले की, ऊपर वाले की बोलो फटाक से। m2 ना? बोलो कौन सा लग रहा है? ऊपर वाला नीचे वाला? ये यही लग रहा है ना? तो ये की ये ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला ना रे, ये वाला, ये m2 m1 को नीचे दबाएगा, तो m1 पे नीचे, तो m1 m2 को आया कि नहीं आया? कंफ्यूज होना है क्या? नहीं। तो कितना? n3। और लास्ट में और कोई है? नहीं है, मतलब लास्ट में mg। तो कितना? m2। क्लियर है? तो ये वाला इसका एफबीडी और ये वाला इसका एफबीडी। चलो ये दिखाओ, समझ? ये अरे इंक्लाइन प्लेन है ना ये? हाँ ये वाला, अरे ये ऐसे फिक्स करके रखा है, वॉल पकड़ लो, पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आएगा ये वाला? देख लो कौन से लगेंगे फोर्सेस, फट से बताओ। टेंशन लगेगा किसके ऊपर? फोर्सेस दिखाने, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर ना? सिर्फ ब्लॉक को टारगेट करना, सिर्फ ब्लॉक के ऊपर लगने वाली फोर्सेस दिखाना। बोलो ये टेंशन लगेगा, ये कांटेक्ट पॉइंट और ये वाला तुमको नहीं चमका यार। तो इस कांटेक्ट पॉइंट पे लगेगा टेंशन, कांटेक्ट पॉइंट पे लगता है, और इनवर्ड आउटवर्ड कंफ्यूज हो गई। फ्री एंड है तो आउटवर्ड, अलोंग स्ट्रिंग आउटवर्ड, और कांटेक्ट पॉइंट है तो अलोंग स्ट्रिंग इनवर्ड। अरे गरीबो, तो ये वाला टी, तो ये वाला भी क्या हुआ? टी। सबको समझ में है? ये भी नहीं दिखा तो चल सकता। इसके बाद नॉर्मल लगेगा। कांटेक्ट सरफेस कौन सा है? ये ना, ये कांटेक्ट सरफेस है। तो ये m इस कांटेक्ट, हमेशा नॉर्मल फोर्स कहां पे लगता था? परपेंडिकुलर टू पैरेलल, परपेंडिकुलर लगता है ना कांटेक्ट सरफेस को। तो ये m इस वेज को, इस ये जो आपका दिख रहा है ना इंक्लाइन, इसको कहां पे दबाएगा? इस तरफ। तो ये वाला इसको कहां पे दबाएगा? तो ब्लॉक के ऊपर कौन सा? ऊपर वाला नीचे वाला? समझे क्या? तो ये वाला m। सबको समझ में आया? कंपोनेंट किसके बनेंगे? किसके बनेंगे? एलओटी दोनों बनेंगे? इधर ही बनाओ कि अलग बनाओ? हाँ, आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन। इस ब्लॉक को मैं निकाल देता हूं यहाँ पे। ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, देख लो कैसे करना है, जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे करना। ये वाला आपका क्या है? यहाँ पे आपका क्या है? ब्लॉक। चमका जी, ये आपका ब्लॉक है, इसका मास कितना है? F। बोलो फोर्सेस बोलो। एक लग रहा है आपका इस तरफ, दिख रहा है ये वाला नॉर्मल, एक लग रहा है आपका टेंशन कहां पे? इस तरफ, देख लो बराबर। अरे हाँ की ना? और लास्ट में क्या लगेगा आपका? mg। समझे जी? या तो क्लियर है? ये एंगल कितना है आपका? या तो क्लियर है? चलो एंगल निकाले। अब ये, अब मैं यहाँ पे कौन सा ले रहा हूँ? कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा ले रहा हूँ? ये x और ये y। या तो क्लियर है सबको? चलो, तो ये वाला तो है कहाँ पे? ऑलरेडी y में। ये ना x में ना y में, ये भी ना x में ना, कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो देखो t के कंपोनेंट कौन से हो गए? तो एक क्या करना है? अब ये t का देखोगे टेल यहाँ पे, और इस n का भी टेल कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अरे यार ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल और ये इंक्लाइन। कितना एंगल है? ये हॉरिजॉन्टल ये वाला, ये एंगल पे कितना होगा? अभी चमका? हाँ थीटा है ना, ठीक है, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा आपका? थीटा। अभी क्लियर है? टी के कंपोनेंट करे तो देखो टी का एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ और एक कंपोनेंट बनेगा आपका इस तरफ। बोलो ये वाला टी कॉस थीटा और ये वाला टी साइन थीटा। तुमको नहीं चमका? देख ये थीटा है तो ये वाला भी क्या? थीटा। ये कैसे क्या सबको समझ में है ना? ये थीटा तो ये भी थीटा। लेकिन देखो ये आपका नॉर्मल है और ये वाला कॉन्टेक्ट सरफेस। देख लो ये कॉन्टेक्ट सरफेस, ये वाला नॉर्मल। और कॉन्टेक्ट सरफेस को हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस और ये नॉर्मल, तो ये एंगल कितना हुआ? 90। तो ये थीटा, तो ये कितना?
ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। चमका? अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये आ गया आपका थीटा। तो यहाँ पे फोर्सेस दिखा दो, तो क्या हो जाएगा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट आपका इस तरफ बनेगा और एक कंपोनेंट आपका इस तरफ। तो ये कौन सा, ये थीटा को लगा हुआ है ना, तो ये कॉस वाला और ये वाला साइन वाला, तो ये वाला एन साइन थीटा और ये वाला एन कॉस थीटा। क्लियर है? तो ये बन जाएगा आपके कंपोनेंट। समझ में आया? इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, बराबर है। तो अब ये होता क्या है, जब आपका इंक्लाइन प्लेन आता है ना, जब आपका क्या आता है, इंक्लाइन प्लेन आता है, तब आपका एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ऐसा होता है, तब ये वाला एक्स होता है और ये वाला क्या होता है आपका वाई। पर बहुत सारे केसेस में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ये भी लेके चलते हैं, ये एक्स डैश और ये वाला वाई डैश। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन याद आ रहा होगा तो जब इंक्लाइन प्लेन पे बॉल को फेंकते थे, याद है? तो हमने ये लिया था और ये लिया था, याद है? तो अगर ऐसा करता मैं, तब क्या होता दूसरे वाले केस में, देख लो। क्या सिर्फ एमजी के कंपोनेंट लेने पड़ते, सिर्फ किसके कंपोनेंट लेने पड़ते थे? एमजी। सबको समझा जी? सबको समझा? ये आपका क्या है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है आपका। बोलो इसके ऊपर फोर्सेस, बोलो कौन सा कौन सा। एक तो लग रहा है इस तरफ, इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल। इस तरफ कौन सा लग रहा है? टेंशन। और एमजी नीचे। अरे क्लियर है ना? कंपोनेंट किसके करने पड़ेंगे? तो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ये वाला है ना, ये वाला आपका y डैश और ये वाला आपका x डैश। तो ये ऑलरेडी, ये वाला ऑलरेडी x डैश में, ये वाला n ऑलरेडी y डैश में, ये वाला ना x डैश में ना। तो कंपोनेंट किसके करने पड़ेंगे? इसके कंपोनेंट किसके करने पड़ेंगे? तो एक कंपोनेंट कहां पे आना चाहिए? x डैश में और एक y डैश। तो x डैश कहां पे आएगा? तो जिस फोर्स के आपको कंपोनेंट करना है ना, उसका क्या पकड़ लो? टेल। उसका क्या पकड़ लो? तो ये हेड है और ये वाला क्या है? टेल। तो यहां से क्या कर लो, x डैश का अलग एक लाइन खींचो क्योंकि इसके अलॉन्ग चाहिए, और एक y डैश, एक आपका इस तरफ। देख लो, समझ में आया? तो देख लो ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा है ना, और ये कितना है? 90। तो ये थीटा, ये 90, तो ये कितना? 90 माइनस थीटा। नहीं चमका? ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा। चमका? तो इसकी कंपोनेंट करोगे तो ये वाला कितना? mg cos थीटा। तो हमेशा याद रखना, जब भी इंक्लाइन प्लेन होगा आपका, जब भी क्या होगा आपका? इंक्लाइन प्लेन होगा, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा आपका? थीटा होगा। तो कॉन्टैक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है जी, तो कॉन्टैक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपका? mg cos थीटा। और इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग कौन सा आएगा? mg sin थीटा। याद रहेगा? बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। यहां तक क्लियर है? चलो ये वाला हो गया, ये वाला करो। तो आप या तो इससे सॉल्व कर सकते हो या फिर इससे। चमका जी? तो कभी कभी इस तरीके से सॉल्व करेंगे और कभी कभी इस तरीके से। सबको क्लियर है? पर 90% ऑफ द क्वेश्चन में कौन से इससे करेंगे हम? इससे करेंगे। जब भी इंक्लाइन प्लेन आएगा तो किससे करेंगे हम? इससे। थोड़ा सा याद रखोगे? इससे भी किया तो चलेगा, पर इसमें देखो कितने कंपोनेंट को तोड़ना, कितने फोर्सेस को तोड़ना पड़ रहा है? नॉर्मल को भी तोड़ना पड़ेगा, और इसमें किसको तोड़ना पड़ा? सिर्फ mg। तो कौन सा बेटर है, ये कि ये? वो अलग करो। हाँ अर्नो भाई साहब करो। नंदी बन जाएगा इधर जाने के बाद। इधर लेके तो इधर ही बना लेते थे। मैं को दोपहर 10:30 से 12 खाली हूं, मैं बना के दे देता। आ गया? तो ना आगे क्या?
आज का दूसरा लेक्चर है कि तीसरा लेक्चर है? नेक्स्ट लेक्चर से खींचेंगे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम, उसके बाद एमए, उसके बाद कंस्टेंट। कंस्टेंट में 3 है, एक वेज कंस्टेंट, नॉन वेज नहीं है, वेज कंस्टेंट है, WEDGE, वेज, वो वाला वेज नहीं, VEG। एक वेज कंस्टेंट है, एक स्ट्रिंग पुली कंस्टेंट है, और एक वेज पुली कंस्टेंट है। तीनों पढ़ेंगे, और वह वो पढ़ने के बाद बनते तुम्हारे तूफान क्वेश्चन। फिर पढ़ेंगे हम एनएलएम, अभी सेपरेटली पढ़ रहे हैं, बराबर है, कंस्टेंट सेपरेटली पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद एनएलएम प्लस कंस्टेंट साथ में पढ़ेंगे। फिर वो खत्म होने के बाद फ्रिक्शन अलग से पढ़ेंगे, बराबर है। स्प्रिंग फोर्सेस अलग पढ़ेंगे, स्प्रिंग फोर्सेस भी है ना, स्प्रिंग फोर्सेस अलग से पढ़ेंगे, फिर स्प्रिंग फोर्सेस प्लस एनएलएम पढ़ेंगे, फिर स्प्रिंग फोर्सेस प्लस एनएलएम प्लस कंस्टेंट पढ़ेंगे। अरे चल भावना में बह गया, साला काला काला हो गया पूरा। हाँ देखो आ गया क्या? अरे आया क्या? क्या होगा यहाँ पे कितने फोर्सेस? तो ये 2 kg ग्राउंड को कहाँ पे दबाएगा? नीचे। तो इसके ऊपर कौन सा? ऊपर। चमका क्या? तो ये वाला हुआ आपका N1। इसके बाद ये 3 kg ग्राउंड को कहाँ पे दबाएगा? नीचे। तो ग्राउंड कहाँ पे दबाएगा इसको? ऊपर। तो ये कौन सा? N2, बराबर है। फिर ये 2 kg 3 kg को कहाँ पे दबाएगा? उस तरफ। तो इसके ऊपर इस तरफ कितना? N3। तो इसके ऊपर इस तरफ आता है ना सबको। इसके बाद 3 kg इसको दबा रहे क्या? वॉल को। देखो ये 50 न्यूटन का फोर्स 2 kg को उस तरफ दबाएगा, तो उसकी वजह से 2 kg 3 kg को उस तरफ दबाएगा, इसलिए 3 kg सीलिंग को उस तरफ दबाएगा। तो सीलिंग को इस तरफ, तो सीलिंग कहाँ पे दबाएगा? इसको इस तरफ। कितना? N4। क्लियर है? तो बाकी तो आता ही आपको फोर्सेस। देख लो 2 kg के ऊपर बोलो कौन सा होगा? तो एक कौन सा? इस तरफ ना, कौन सा? 50 न्यूटन। अरे आगे ना। और ये वाला N1 ऊपर, और इस तरफ N3 ना, अरे क्या ना। और नीचे लास्ट में mg कितना? 20 न्यूटन। m इंटू जी, m है 2 और g कितना है? 10, तो कितना? 20 न्यूटन। अरे आया क्या? उसके उसी तरह किसकी बनाओगे आप? 3 kg। ये किसकी है? 2 kg की ना। तो ये किसकी है? 3 kg। तो बोलो कौन सा? N2 ऊपर, इसके बाद N4 इस तरफ, N3 इस तरफ, बराबर है ना। और mg नीचे कितना? 30। हो गया? अरे समझे कि नहीं समझे? चलो इधर ये समझा ना, इधर फटाफट करो, फटाफट। अभी और शॉर्टकट करेंगे। अभी क्या करेंगे? और शॉर्टकट। बोलो पुली कितनी है? ये एक पुली और ये वाली एक पुली। पुली के ऊपर कांटेक्ट पॉइंट बोलो। तो स्ट्रिंग कितनी है? 1 2 3। 1 है, 2 है, 3 है, नन ऑफ दिस। हाँ कितनी है बे? 2 ही तो है। अरे 2 स्ट्रिंग है ना। अबे ये एक ही तो है, ऐसे जाके ऐसे आई ना। नन ऑफ दिस। अरे सही तो है। कांटेक्ट पॉइंट बोल पहले स्ट्रिंग का। ये कांटेक्ट पॉइंट और ये वाला कांटेक्ट पॉइंट आया कि नहीं आया? तो ये वाला T1 और ये वाला T1। तुमको नहीं आया ना? दूसरे इसका स्ट्रिंग का ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट दिख रहा है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट है। देखो है क्या? अरे है क्या? जल्दी कर दो। ये वाला कौन सा? T2। तो ये भी T2, तो ये भी T2, ये भी, ये भी, ये भी T2। सबको समझा? हो गया? साला उधर काम का ही नहीं था, अपने दो काम का ब्लॉक है ना, तो ब्लॉक को निकाल दो। तो एक्चुअली में ब्लॉक का भी काम क्या होता है और पुली का भी काम क्या होता है? पुली का भी निकालना है और ब्लॉक का भी निकालना है। तो बोलो ब्लॉक का, तो डायरेक्ट दिखा सकते हो। ये ब्लॉक है जिसका मास कितना है? m। बोल फोर्स ऊपर कितना? T2 ना, और नीचे
mg। हो गया पहला वाला, ये पहला वाला फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। दूसरा वाला किसका, इस पुली का। तो देख ये पुली, तो ये कहां पे लग रहा है, नीचे, कितना T2, पर इसको तो पॉइंट मास पकड़ना पड़ेगा ना, तो बोलो पॉइंट मास पकड़ते तो बोलो क्या होगा, बोलो फटाक से। हाँ कितना T2, और इस तरफ कितना है T2, कंपोनेंट बनेंगे। तो एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, एंगल बताओ। तो देख लो इस तरफ अगर लोगे तो ये एंगल कितना है, देखो इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल, तो कितना 37 ना, चमका बोलो कितना T2 cos 37 ना, तो 4/5 T2 और ये वाला 3/5 T2। मास एक्चुअली पुली जो लेके चलेंगे ना, ये एनएलएम वाली पुली है। कौन सी पुली है, एनएलएम। और एक और पुली कौन सी होगी आपकी, रोटेशन वाली। कौन सी पुली होगी, तो जब भी हम एनएलएम वाली पुली लेंगे ना, तो वो कैसे लेंगे हम, मासलेस। कैसे लेंगे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आपकी पुली क्या है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस। मासलेस और फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन किसके बीच में, स्ट्रिंग और पुली के बीच में। तो स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन होगा क्या, नहीं। तो कैसी होगी पुली आपकी, मासलेस एज वेल एज फ्रिक्शनलेस। सबको समझ में आए। तो ये अगर मैं मास ऑफ पुली लेता हूं तो मास ऑफ पुली कितना है आपका, 0। चमका। इसके बाद बोलो ये वाला पुली, ये वाला पुली दिख रहा है, बोलो क्या होगा। एक तो इस तरफ है ना, कौन सा T1, और नीचे की तरफ कौन सा है, देख दिख रहा है, कौन सा, दो है दिख रहा है कि नीचे T2 दिख रही है। ये पुली ना, ये वाला और ये वाला इस नीचे, और ये वाला ऊपर की तरफ है, कितना ट्वाइस T2 आया। अरे आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा इसका। और इंक्लाइन प्लेन पे तो करने की जरूरत है क्या, इंक्लाइन प्लेन वाले रख दो, तो क्या हो जाएगा ये वाला, ये मास ऑफ पुली इधर भी कितना होगा आपका, अप्रोक्सीमेटली 0। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। क्लियर है क्या, हाँ क्या, हाँ हाँ एफ क्यों दिखाया, हाँ एग्जैक्टली। ये जो फोर्स है इसका पॉइंट ऑफ अप्लीक, मैंने क्या बोला था कि फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होता है, जिस ब्लॉक के ऊपर, जिस बॉडी के ऊपर आप फोर्सेस दिखाना चाहते हो, उस बॉडी को क्या कर लो, बाहर निकाल दो सिस्टम से, और उसके ऊपर वही फोर्सेस दिखाओ जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसके ऊपर है। तो इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इसके ऊपर है कि इसके ऊपर है, इसके ऊपर है ना। तो सिर्फ ये फोर्स किसके ऊपर दिखाओगे, इसके ऊपर कि इसके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर। आपको लग रहा होगा कि साला ये इसके ऊपर भी तो लगना चाहिए, तो ये अगर नहीं लगता ना तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल भी नहीं आता। अगर ये फोर्स अगर नहीं होता ना यहाँ पे, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, तो इसके और इसके बीच में नॉर्मल लगता क्या, नॉर्मल लगने के लिए क्या होनी चाहिए, दो कंडीशन, एक तो दो बॉडीज कांटेक्ट में होनी चाहिए और उसमें से एक बॉडी दूसरी बॉडी को, तो ये फोर्स अगर नहीं होता तो दो बॉडी कांटेक्ट में होती, हाँ, पर ये वाली बॉडी इसको दबा दी क्या, ये वाली बॉडी इसको दबा दी क्या, तो नॉर्मल क्या होता, तो ये फोर्स लगा इसलिए तो नॉर्मल लगा ना, तो ये फोर्स नॉर्मल के फॉर्म में उसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। तो ऑलरेडी आपने नॉर्मल दिखाया, तो ये फोर्स दिखाओगे तो डबल डबल हो जाएगा ना, इसलिए हम ये फोर्स इसके ऊपर नहीं दिखाए। क्लियर है, अरे